Kurt, we will start chapter number 17 of Geography, the realms of the Earth. The Earth has the most suitable environment to support life. This environment has three major components that we call realms of the Earth, that is land, or we call it lithosphere, water, or we call it hydrosphere, and air, and also we call it atmosphere. These components under suitable climate make it possible for all life forms to exist on Earth. All the living beings exist in a narrow zone of contact between these three realms. This narrow zone is called the biosphere. Now our अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है पूरे यूनिवर्स में जो कि लाइफ को सपोर्ट करता है, इनकी जिस पे जीवन है। आप जानते हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी जानते हैं, लेकिन वो कोई भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो लाइफ को सपोर्ट कर सके। कहीं पे पानी नहीं है, तो कहीं पे जहरीली गैसें हैं, तो कहीं पे कुछ ना कुछ वहाँ पर चीज़ों की कमी है, जिस कारण से जीवन वहाँ पर पनप नहीं सकता है। तो ये जो तीन मेन जो हमारे रियल्म्स बताए गए हैं अर्थ के, वो कौन कौन से हैं? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर यानी कि जो भी ज़मीन है, यानी कि लैंड पार्ट है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं, और जो भी वाटर एरिया है उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, और जो भी एयर है हमारे चारों तरफ उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अब ये सब मिलकर एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाते हैं, एक सूटेबल क्लाइमेट बनाते हैं, और ये एक ऐसा क्लाइमेट पैदा करते हैं जिसमें सब जो लाइफ फॉर्म्स हैं, पूरा जीवन जो है इस पृथ्वी के ऊपर पनप सके, ये इस प्रकार का एक वातावरण तैयार करते हैं। ऑल लिविंग बींग्स एग्जिस्ट इन अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन दीज थ्री रियम। तो हमारे जितने भी लिविंग बींग्स हैं, भले उसमें कोई छोटे प्राणियों से लेकर बड़े प्राणियों तक, ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो सब इसी के अंदर पनपते हैं। ये जो नैरो जोन है इसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। और ये बायोस्फीयर जो है, इट मेक्स द अर्थ यूनिक एज नो अदर प्लैनेट और सेलेस्टियल बॉडी as we know today has life on it. Let's take a close look at the Earth's realms. अब ये अर्थ को, ये जो बायोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, ये सब मिलकर बायोस्फीयर बनाते हैं। और ये बायोस्फीयर बनाने के बाद यानी कि पृथ्वी को एक ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर जीवन जिया जा सकता है, यानी कि जिसके ऊपर जीवन पनप सकता है। अब दुनिया के अंदर पूरे यूनिवर्स में कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जहाँ पर लाइफ हो, तो ये पृथ्वी को सबसे अलग, सबसे यूनिक बनाता है। अब हम पढ़ेंगे लिथोस्फीयर के बारे में। द लिथोस्फीयर इज द लैंड ऑन विच वी लिव। इट इज द सॉलिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ कंसिस्टिंग ऑफ रॉक्स एंड सॉइल। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट। अब लिथोस्फीयर, जैसे कि हमने देखा, जितना भी लैंड है पृथ्वी के ऊपर, हमारी जो अर्थ है इसके ऊपर जितना भी लैंड फॉर्म है, जितनी भी लैंड है, उसको हम लिथोस्फीयर में कैलकुलेट करते हैं। और इस लैंड के अंदर, इस लिथोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है? रॉक्स और सॉइल आता है। और जो इसकी जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। अपर मोस्ट लेयर ऑफ द लिथोस्फीयर इज कॉल्ड क्रस्ट। आप यहाँ जो पिक्चर देख रहे हैं, इस पिक्चर के अंदर हमारे तीनों जो रियल्म्स हैं इनको आप देख सकते हैं। ये है एटमॉस्फेयर, ये है हाइड्रोस्फीयर और ये है लिथोस्फीयर, और तीनों को मिलाकर बनता है हमारा बायोस्फीयर। द क्रस्ट इज मेड अप ऑफ टू लेयर्स। हमारी जो क्रस्ट है दो लेयर से मिलकर बनती है। द अपर लेयर इज कॉल्ड सियाल एंड द लोअर लेयर इज कॉल्ड सीमा। यानी कि दोनों जो लेयर्स हैं इनको हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं। अपर लेयर को हम सियाल कहते हैं, और जो नीचे वाली लोअर लेयर रहती है उसको हम बोलते हैं सीमा। सियाल हैज़ रॉक्स रिच इन सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, वाइल सीमा हैज़ रॉक्स रिच इन सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जो इसकी अपर लेयर है जिसको हम सियाल कहते हैं, उसके अंदर सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होता है, जबकि जो नीचे की लेयर है सीमा, उसके अंदर सिलिकॉन और मैग्नीशियम देखने को मिलता है। द कॉन्टिनेंट्स हैव बोथ सियाल एंड सियामा, बट द ओशन फ्लोर कंसिस्ट ओनली ऑफ सीमा। अब जो कॉन्टिनेंट यानी कि पृथ्वी की बात करें, जहाँ पर ज़मीन है, लैंड फॉर्म है जहाँ पर, वहाँ पर दोनों लेयर्स होती हैं, यानी कि अपर लेयर सियाल और नीचे की लेयर सीमा भी होती है। लेकिन ओशन फ्लोर की बात करें, अगर हम समंदर के नीचे की बात करें, तो वहाँ पर सिर्फ एक ही लेयर होती है, दैट इज़ द लोअर लेयर, वी कॉल इट सीमा। The lithosphere is uneven and has many features such as mountains, plains, plateaus, which are distinguished on the basis of height. अब लिथोस्फीयर है, जो ज़मीन है, जो पृथ्वी है, उसके ऊपर का जो लैंड पार्ट है उसके भी अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे कि उसमें माउंटेन्स भी देखने को मिलते हैं, प्लेन्स भी होते हैं, प्लेटू भी होते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पिक्चर के अंदर, ये हमारा कॉन्टिनेंट है यानी कि ज़मीन है, इसके नीचे की जो ये लेयर है यहाँ, इसको सियाल कहते हैं, और इसके बाद ये नीचे का जो ओशन बेड है इसको हम सीमा कहते हैं।
Features, also called landforms, are spread across the 7 continents: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia, and Antarctica. The different types of landforms are important in their own ways, as they support different kinds of plants and animals. Even human activities are greatly influenced by landforms. अब ये जो अलग अलग लैंडफॉर्म्स हैं, यानी कि प्लेटू हो गया, प्लेन्स हो गया, माउंटेन्स हो गए, इसको हम सारे को मिला के बोलते हैं लैंडफॉर्म्स। तो लैंडफॉर्म्स जो हैं, ये सातों कॉन्टिनेंट जो हमारे हैं, इनके अंदर हमें अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स देखने को मिलते हैं। अब ये लैंडफॉर्म्स हैं, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, अपनी ही तरह से हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के प्लांट्स और तरह तरह के एनिमल्स जो हैं वो रह सकते हैं, यानी कि अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म अलग अलग तरह के एनिमल्स और प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करें, वो भी काफ़ी प्रभावित रहती हैं लैंडफॉर्म्स के कारण। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर पहाड़ी इलाकों में करना काफ़ी मुश्किल होता है, इसलिए एग्रीकल्चर के लिए प्लेन्स आर द बेस्ट प्लेस। तो हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वो बेस्ट प्लेस हैं एग्रीकल्चर के लिए, इसीलिए हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स के अंदर जो पॉपुलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। माउंटेन्स टू आर इम्पॉर्टेंट। अब माउंटेन्स भी अपनी जगह पर इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हाई माउंटेन्स हैव ग्लेशियर्स दैट आर सोर्सेज ऑफ रिवर्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर एग्रीकल्चर एंड द अदर पर्पजेज। अब जो माउंटेन्स हैं, माउंटेन्स में खेती नहीं हो सकती है, तो इसका मतलब क्या माउंटेन्स हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो फिजूल है? नहीं, माउंटेन्स भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, क्योंकि माउंटेन्स जो हैं वहाँ से हमें क्या मिलते हैं, वो ग्लेशियर्स होते हैं उसके अंदर। तो ग्लेशियर्स जब बर्फ़ पिघलती है गर्मी के मौसम में, तो ग्लेशियर्स जो हैं वो रिवर्स को पानी देते हैं, रिवर्स को फिल करते हैं, और वो पानी जो है वो अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। Is hydrosphere. The hydrosphere consists of water bodies such as oceans, seas, rivers and lakes, frozen water in ice sheets, underground water and water vapor present in the atmosphere. Almost 97% of the water on earth is found in oceans and seas. अब हाइड्रोस्फीयर में जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, यानी कि धरती के ऊपर कितना भी पानी है या पानी के जितने भी स्रोत हैं, उन सबको हम हाइड्रोस्फीयर में काउंट करते हैं। और लगभग 97% जो पानी है पृथ्वी का, वो ओशंस और सी के अंदर पाया जाता है। एंड दिस वाटर इज़ सॉल्टी, इस कारण से ये पीने के लायक नहीं है। However, the water cycle helps to maintain the supply of fresh water on the surface of the earth. अब जब 97% पानी, 97% पानी पीने लायक नहीं है, इसके बावजूद हमें जो वाटर साइकिल है वो हमें फ्रेश वाटर देती है पीने के लिए। द वाटर साइकिल इज़ द कॉन्स्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफियर। वाटर साइकिल जो है वो कांस्टेंट मूवमेंट है जो वाटर का अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में, इसी को हम वाटर साइकिल कहते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे दिन के समय जब काफ़ी सन से हीट मिलती है, गर्मी मिलती है, तो वाटर जो है रिवर, सीज, ओशंस के अंदर वो एवेपोरेट होता है और वेपर बनकर वो ऊपर उठता है। इस प्रोसेस को कहा जाता है एवेपोरेशन। ये प्रोसेस आप अच्छे से जानते हैं, भली भांति इससे वाकिफ़ हैं कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर जो है वो किस में बदल जाता है, वाटर वेपर में। तो इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, एवेपोरेशन। इन द एटमोस्फियर द वाटर वेपर कूल्स एंड फॉर्म्स माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स। एक मिनट बताना। और ये जो वाटर वेपर है वो ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? वो ठंडा हो जाता है और बन जाते हैं, वो चेंज हो जाता है माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर वो बदल जाता है। किस में बदल जाता है? वो माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर। और इस प्रोसेस को कहते हैं कंडेंसेशन। ये प्रोसेस शायद आपने 5th या 4th में भी पढ़े होंगे, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब जब वेपर जो है वो ठंडा हो जाता है, वो फिर से पानी में बदल जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाता है, इसको हम कहते हैं कंडेंसेशन। On further cooling, the tiny droplets in the clouds become bigger and fall down as rain. और जब और ठंडक बढ़ती है, जैसे कि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे, अल्टीट्यूड पे जाते हैं, तो हमें ज़्यादा ठंड मिलती है, ज़्यादा ठंडक मिलती रहती है। तो ऊपर जाने के साथ साथ हमारी ठंडक बढ़ती रहती है। और जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो क्लाउड्स में जाकर क्लाउड्स को और ज़्यादा बड़ा करते रहते हैं, हैवी करते रहते हैं, जिसके कारण उनके बीच में जब वजन बढ़ जाता है तो पानी के रूप में, फिर से बारिश के रूप में वो पानी फिर से नीचे आ जाता है। और इस प्रोसेस को कहा जाता है प्रेसिपिटेशन। क्या कहा जाता है इसे? प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन हेल्प्स टू मेंटेन द सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अर्थ। प्रेसिपिटेशन से अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर की सप्लाई बनाए रखने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट फॉर सेवरल अदर रीजन्स टू। ओशंस जो हैं कुछ और, एक तो ये हमने देखा कि वाटर साइकिल को मेंटेन करने में ये जो वाटर बॉडी हैं, स्पेशली ओशन है, सीज हैं, ये काफ़ी कारगर हैं। दूसरा, इसके कुछ और भी इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं।
फूड, ओशन प्रोवाइड हैबिटेट फॉर मरीन ऑर्गेनिजम्स एंड सी फूड फॉर अस। ओशन जो है वो खाना प्रोवाइड करता है हमें, यानी कि हम सी फूड जो लोग खाते हैं वो लोग सी फूड जो है ज़्यादातर सी से ही उनको मिलता है। और दूसरा, यहाँ पर बहुत सारे मरीन ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जैसे फिशेस वगैरह आप जानते हैं, ऑक्टोपस जैसे बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं जो कि पानी के अंदर ही रहते हैं। दूसरा है क्लाइमेट, द ओशन मॉडरेट्स क्लाइमेट ऑन अर्थ। ओशन जो है वो क्लाइमेट को मेंटेन रखने में भी मदद करता है पृथ्वी के ऊपर। तो अर्थ के ऊपर जो भी क्लाइमेट है उसको मेंटेन करने में मदद मिलती है हमें, किससे? ओशन से। आगे है मिनरल्स। तो ओशन जो है, ओशन फ्लोर से हमें बहुत सारे मिनरल्स भी मिलते हैं, जैसे कि मिनरल ऑयल हो गया, मैंगनीज हो गई और सॉल्ट। ये सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? मिनरल ऑयल, मैंगनीज और सॉल्ट, ये हमें मिलते हैं ओशन बेड से ही मिलते हैं। चीप ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय शिप्स इज चीपर देन एयर और एनी अदर फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो है यहाँ से सी के द्वारा जब आप सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं बड़ी बड़ी शिप्स के अंदर थ्रू कंटेनर, ये काफ़ी सस्ता पड़ता है क्योंकि शिप बहुत बड़ा रहता है और उस पर बहुत सारे कंटेनर्स एक ही बार में आ सकते हैं। तो इस प्रकार से ये काफ़ी सस्ता एक गुड्स ट्रांसपोर्टेशन का साधन भी है। तो ये कुछ चीज़ें जो हमने अभी पढ़ी, ये सब चीज़ें हमें बताती हैं किस तरह से ओशन जो है हमारे लिए मददगार साबित होता है। आगे हमारा टॉपिक एटमॉस्फेयर। अबव द सरफेस देयर इज एन एनवलप ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। इट इज हेल्ड इन इट्स प्लेस ड्यू टू अर्थ्स ग्रेविटी। दिस एनवलप ऑफ एयर कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी जो है, उसके सरफेस से ऊपर हम जाएंगे तो अर्थ के ऊपर एक कवरिंग की तरह एक सराउंडिंग बनी हुई है, एनवलप, जैसे कि एक कवर है अर्थ का, उस कवर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। और ये कवर जो है ये अर्थ की ग्रेविटी के कारण वहीं पे रुका हुआ है, इसको हम एनवलप को कहते हैं एटमॉस्फेयर। Besides the gases mentioned in the table below, the atmosphere also has water vapor. अब यहाँ पर नीचे एक टेबल दिया गया जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, जिसमें नाइट्रोजन लिखा गया है, जो कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि एटमॉस्फेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं। उसमें एक है नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन, फिर हीलियम, आर्गन एट्सेट्रा, बहुत सारी गैसेज हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड भी है। तो ये सब गैसेज यहाँ पर हैं और इनमें से इनकी मात्रा कितनी है ये भी बताई गई। 78% नाइट्रोजन है और ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ करने में मदद करती है। दूसरा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा 21% है और ये ह्यूमन बींग्स को ब्रीथ करने में हेल्प करती है। बाकी कुछ गैसेज हैं जिनकी मात्रा 0.97% है और ये अलग अलग रीजन्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए वो सिर्फ 0.03% है और जो प्लांट्स हैं वो इसी से अपना खाना बनाते हैं। तो ये जो गैसेज हैं, इसके अलावा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या होता है? वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स और वाटर वेपर्स भी इसके अंदर होते हैं। इट एक्सटेंड्स टू ओवर 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये 1600 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है, यानी कि हमारा अर्थ का सरफेस है उससे हम ऊपर जाएंगे तो 1600 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो वहाँ तक ये हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो लास्ट करता है। बट मोस्ट ऑफ द गैसेज आर कंसनट्रेटेड इन द लोअर 32 किलोमीटर्स ओनली। देखिए 1600 किलोमीटर में ज़्यादातर जो गैसेज हैं वो बॉटम के, यानी कि स्टार्टिंग के 32 किलोमीटर में ही होती हैं। इन अदर वर्ड्स, मैक्सिमम एयर इज़ फाउंड क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। इसका मतलब कि ज़्यादातर जो एयर है वो हमें कहाँ मिलती है? अर्थ के सरफेस के पास, क्लोजेस्ट टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ, यानी कि ज़्यादातर जो एयर है, जो हवा है, जो भी गैसेज है वो सब हमारे पास ही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो ये सब चीज़ें हमारे कम होती जाएंगी। द एटमॉस्फेयर हैज़ 5 डिस्टिंक्ट लेयर्स बेस्ड मेनली ऑन वेरिंग टेम्परेचर। दीज लेयर्स आर, एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स हैं, वो भी टेम्परेचर के आधार पे उनको बांटा गया है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे टेम्परेचर कम होता जाएगा तो उसी के आधार पे इसको बांटा गया है। वो कौन कौन सी हैं? पहली है ट्रोपोस्फियर, उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, देन कम्स मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 हमारी जो लेयर्स हैं। द ट्रोपोस्फियर इज द लोवेस्ट लेयर। इसमें जो ट्रोपोस्फियर की बात करें तो दैट इज द लोवेस्ट लेयर, वो सबसे नीचे की लेयर है। वाइल द एक्सोस्फियर इज द अपर मोस्ट लेयर। तो एक्सोस्फियर जो है वो सबसे ऊपर की लेयर है और ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे नीचे की लेयर है। The atmosphere helps to maintain a suitable temperature on the earth and also protects it from millions of meteors, most of which burn out on entering the atmosphere due to friction. अब एटमॉस्फेयर जो है वो अर्थ के ऊपर एक प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करता है और इवन एटमॉस्फेयर जो है, जो बहुत सारे मीटियर्स ऊपर घूम रहे हैं, आप जानते हैं ना, बहुत सारे मीटियर्स जो कि यूनिवर्स में घूम रहे हैं, हमारे प्लैनेट्स के आजू बाजू, इनके बीच में बहुत सारे मीटियर्स घूम रहे हैं और जब ये
एंटर हो जाते हैं कभी कभी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो ये एंटर होने के बाद ये एटमॉस्फेयर के साथ फ्रिक्शन के कारण ये जल जाते हैं, बर्न आउट हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारी अर्थ को नुकसान नहीं होता है। और अगला हमारा टॉपिक है यहाँ पर बायोस्फीयर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट आइदर ऑन लैंड, वाटर और एयर। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या तो वो लैंड पे रहते हैं, वाटर में रहते हैं या फिर हवा में रहते हैं। द नैरो बेल्ट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमोस्फीयर इन विच लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। तो यानी कि इन तीनों को मिलाकर हम फॉर्म कर सकते हैं बायोस्फीयर, जो कि लाइफ एग्जिस्टेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। The biosphere is made up of distinct zones, each having its own climatic pattern and plants and animal life. Biosphere जो है इसके भी अलग अलग zones हैं, जो कि उसके अलग अलग climatic patterns हैं, और यहाँ पर रहने वाले अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स भी यहाँ पर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के पाए जाते हैं। These zones are known as ecosystem. ये जो zones हैं इसके अलग अलग, इसको हम बोलते हैं ecosystems. In an ecosystem, the physical environment consisting of land, water and air and the biological environment consisting of all living beings are closely interrelated and interdependent. अब हम बात कर रहे हैं इकोसिस्टम की। अब एक इकोसिस्टम के अंदर जो कि फिजिकल एनवायरनमेंट है, जैसे कि लैंड हो गया, वाटर, एयर, यानी कि इकोसिस्टम क्या है, किसी एक पर्टिकुलर जगह पर लैंड, वहाँ का सी जो भी वाटर सोर्स है वहाँ का वो, एयर, और वहाँ का बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि वहाँ पर जो भी जीवित चीज़ें हैं, भले वहाँ पर कोई भी प्राणी है, पशु पक्षी, बैक्टीरिया वगैरह जो भी हैं, ये सब जो हैं इन सबको हम मिलाकर इकोसिस्टम में शामिल कर सकते हैं। और ये सब जो हैं एक दूसरे के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड रहते हैं, और ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी रहते हैं। इफ़ वन चेंजेस द अदर विल ऑल्सो चेंज। अगर एक बदल जाता है तो दूसरा भी बदल जाएगा। ह्यूमन बींग्स आर अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मोस्ट इकोसिस्टम। अब ये देखिए इकोसिस्टम के अंदर जितने भी एयर, वाटर एट्सेट्रा जो चीज़ें हैं, अबायोटिक फैक्टर्स है वो भी हैं, और उसमें बायोटिक फैक्टर्स भी आते हैं जिसमें सब एनिमल्स, प्लांट्स और इवन ह्यूमन बींग्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड। तो ज़्यादातर इकोसिस्टम के अंदर ह्यूमन बींग्स जो है वो इंपॉर्टेंट, उसका रोल अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट उसका होते हैं। हाउएवर दे आर लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस ऑफ वेरियस इकोसिस्टम। लेकिन ज़्यादातर ह्यूमन बींग्स को क्या करते हुए पाया गया है, डिस्टर्बिंग द नेचुरल बैलेंस, यानी कि नेचुरल बैलेंस को डिस्टर्ब करते हुए पाया गया है इकोसिस्टम का। द डिस्टर्बेंस अकर्स व्हेन ह्यूमन बींग्स ट्राई टू फुलफिल देयर ग्रोथ डिमांड। ये डिस्टर्बेंस कब होता है, जब इंसान सोचता है अपनी ग्रोइंग डिमांड्स को पूरा करने के लिए। ये क्यों होता है, इसके रीज़न क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। जैसे कि फॉरेस्ट को काटा जाता है किस लिए, स्पेस बनाने के लिए, ताकि वहाँ पर लोग रह सकें, यानी कि शहर बनाने के लिए, बस्तियाँ बनाने के लिए, गांव बनाने के लिए जब फॉरेस्ट को काटा जाता है, या फिर खेतीबाड़ी के लिए फॉरेस्ट को काटा जाता है, तो इस प्रकार से इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया जाता है। देन ओशंस एंड सीज आर बीइंग ओवरफिश्ड। ओशंस और सीज के अंदर फिशिंग इतनी ज़्यादा की जाती है कि उसके अंदर सारे जो प्राणी हैं उनकी कमी हो जाती है, यानी कि बैलेंस बिगड़ जाता है सी के अंदर। इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड टू एनहांस एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इज पोल्यूटिंग लैंड। अब पेस्टिसाइड्स का प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया आजकल। पेस्टिसाइड मतलब कीड़े मकोड़े, जो कीट पतंगे रहते हैं उनको मारने के लिए खेतों में जो दवाई छिड़की जाती है, इससे लैंड पोल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है। अब वो जो दवाई छिड़की जाती है उससे सिर्फ ऐसे ही कीड़े नहीं मरते हैं जो नुकसानदायक है फसल के लिए, लेकिन अच्छे जो पशु पक्षी जो उसको खाते हैं वो भी उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर बिकमिंग एक्सटिंक्ट ड्यू टू पोल्यूशन। और पोल्यूशन के कारण बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स जो हैं वो क्या होते जा रहे हैं, एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं, इनकी लुप्त होते जा रहे हैं पोल्यूशन के कारण। लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर एंड पोल्यूशन आर बिलीव टू बी द कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। फॉरेस्ट का कटना और पोल्यूशन का बढ़ना, ये दोनों चीज़ें ही मेनली रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही हैं किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। विच इज़ अ सीरियस इशू टुडे, जो कि आज बहुत ही एक सीरियस इशू है। एक्सेसिव कार्बन एमिशंस हैव लेड टू द राइज ऑफ द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। अब कार्बन का एमिशन बढ़ गया है, यानी कि आप जानते हैं कि जहाँ भी आप धुआं देखते हो दैट मीन्स इट कंटेन्स कार्बन। तो कार्बन जो है उसका अमाउंट बढ़ने से
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट भी हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बढ़ गया। और आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी गैस नहीं है। इससे क्या होता है, ग्लोबल टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई है। आप जानते हैं कि एक समय था जब हम घरों में पंखों के नीचे भी अच्छे से सो सकते थे, और फिर धीरे धीरे पंखों की बजाय कूलरों ने उसकी जगह ली, कूलरों की जगह आज एसीज़ ने ले ली है, और सेंट्रल एसी लगे हुए लोगों के घरों में, इवन हर एक जगह पर हमें एसी आजकल चाहिए। तो ये रीज़न क्या है इसका, ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत बढ़ गई है, जिससे ग्लोबल टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। इट इज़ कॉजिंग क्लाइमेटिक चेंजेस, इससे क्लाइमेटिक चेंजेस आ रहे हैं, विच इन टर्न आर कॉजिंग लार्जर स्केल डिवास्टेशन, इससे और ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप देखते हैं ना, टीवी में देखते हैं रोज़ ही, जगह जगह कहीं फॉरेस्ट फायर हो गई, कहीं पर ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, सुनामी आ रही है, ये सब चीज़ें हैं, ये काफ़ी हद तक ग्लोबल वार्मिंग का ही नतीजा है। द मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस विल इंक्रीज द सी लेवल, जब पोलर आइस, जो पोल्स पर जमी हुई आइस पिघलेगी तो सी लेवल बढ़ जाएगा, तो उससे जो लो लाइंग कोस्टल एरियाज़ है, ऐसे कोस्टल एरियाज़ जो कि निचले इलाके हैं या फिर आइलैंड्स हैं, वो सब पानी में समा जाएंगे। देयर इज़ एन अर्जेंट नीड टू फाइंड सोल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम सो दैट आवर प्लैनेट कैन बी प्रोटेक्टेड। तो अगर इन समस्याओं से जल्द ही हमें छुटकारा नहीं मिला, जल्दी हमने इन समस्याओं से लड़कर इनसे निजात नहीं पाई, तो जल्द ही हमारा जो प्लैनेट है वो रहने लायक जगह नहीं बचेगा। तो ये था हमारा चैप्टर। होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ की जानकारी आपको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलो।